आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको कि आप लोग हिंदी की जब बुक पढ़ रहे थे तो पुष्पी पादपों की आकारिकी कह रहे थे। तो क्रम से जो जो भी हमने हेडिंग पढ़ी है उन पर आधारित जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, टिश्यू यानी ऊतक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पहले हमारी बुक में दिया है एमटीजी अंसाल में। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो प्लांट किंगडम पढ़ा उसमें एल्गी, फंजाई, जिम्नो, एंजियो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब पढ़ा है। तो एंजियोस्पर्म के पहले जो जिम्नोस्पर्म था प्लांट किंगडम में, तो ये पूछ रहा है कि जो फ्लोएम पाया जाता था उसमें, तो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम के जो पार्ट थे उन पार्ट में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती थी। तो अब जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये अब आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा। तो जो जिम्नोस्पर्म है हमारे, उनमें सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल ये नहीं पाई जाएगी जिम्नोस्पर्म में। तो बोथ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ये एब्सेंट होंगी। लैक का मतलब एब्सेंट होता है, यानी नहीं पाई जाएंगी। तो पहले का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल एंड सीप ट्यूब्स। तो ये दो चीजें हमारी जिम्नोस्पर्मी जो प्लांट है, अनावृत बीजी जिनको हिंदी में कहते हैं, यानी जिनमें बीज या फूल नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है कि रिजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोविंग ग्रास फ्लोइंग फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। तो ये कह रहा है कि जो घास होती है उस घास को अगर हम ऊपर से काट दें तो उसमें बहुत सारी ब्रांच निकल आती हैं। तो किस कारण से उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। तो वही कह रहा है रीजनरेशन का मतलब, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे कि स्कूल रीओपन। तो रीओपन का मतलब पुनः स्कूल का खुलना। तो यहाँ पर रीजनरेशन का मतलब फिर से उत्पन्न हो जाना, जनरेट हो जाना। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मतलब कह रहा है कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोविंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, मतलब बहुत सारी शाखाएं उसमें निकल आती हैं, ब्रांचेज, वो किस कारण से होता है। तो ये चीज होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो 2 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट्स इन। तो कह रहा है कि जो ट्रैकिड्स हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ट्रैकिड्स और वेसल। तो वेसल ट्यूब जैसे लंबी होती थी और ट्रैकिड्स हमारे किनारे पे नुकीली होती थी और बंद होती थी। तो वही कह रहा है कि ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट्स इन, यानी ट्रैकिड्स जो ट्रैकियरी एलिमेंट है, मतलब और जो पार्ट हैं या और जो उसके ब्रांचेज हैं उनसे किस प्रकार से ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए 3 का बी विकल्प करेक्ट है, बीइंग इम्परफोरेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें छिद्र नहीं होते, इम्परफोरेटेड। तो बीइंग इम्परफोरेट कहने का मतलब ये है कि जो वेसल्स हमने पढ़ा था वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती थी, बहुत सारी एक साथ इकट्ठा होकर के जुड़ करके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसका डिटेल में आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि ट्रैकिड्स आर इलांगेटेड,
यानी ये लंबी होती हैं। डेड सेल्स विद हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स, और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं और बहुत हार्ड होती हैं। और हार्ड होने का कारण क्या है कि इनकी वाल पे यानी दीवार पे लिग्निन जमा हो जाता है। वाइड ल्यूमेन, इनकी जो अंदर वाली खाली जगह होती है जिसको गुहा या ल्यूमेन कहते हैं वो चौड़ी होती है। एंड नैरो वाल विद स्पाइरल एन्यूलर रेटिकुलेट कैलरी फार्म एंड पिटेड थिकनिंग बट विदाउट परफोरेटेड इंड वाल ऑफ सेप्टा। तो कुल मिला करके इतना डिटेल अब नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो क्वेश्चन जो दिया है उसी को हम आधार बना करके जितना जरूरी है उतना ही समझते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ट्रैकिड्स विदाउट परफोरेटेड इंड वाल ऑफ सेप्टा, तो जो अंत वाली वाल होती है किनारे वाली वो परफोरेटेड नहीं होती यानी छिद्र युक्त नहीं होती है। और सेप्टा विदाउट परफोरेटेड इंड वाल ऑफ सेप्टा, यानी जो पट होता है कपाट होता है वो परफोरेटेड यानी छिद्र युक्त नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि उनका किनारा नुकीला होता है और नुकीले किनारे बंद होते हैं। तो 3 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा लंबा आंसर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें इतना डिटेल नहीं दिया गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। तो कह रहा है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो गिर्थ का मतलब चौड़ाई, सर्कुलर जो ग्रोथ होती है परिधि में, उसकी बात हो रही है। तो ट्री के ट्रंक में जो है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण जो है ग्रोथ होती है तो उसके बारे में बात कर रहा है कि वो किस कारण से होती है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो कैम्बियम होता है हमारा जिसके कारण सरकमफेरेंस में ग्रोथ होती है प्लांट के, वो लेटरल मेरिस्टम होता है। तो इसलिए 4 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए 4 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेटरल मेरिस्टम आर द मेरिस्टम्स व्हिच आर प्रेजेंट अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो तना और जड़ में जो लेटरल साइड में पाया जाता है उसको लेटरल मेरिस्टम कहते हैं और इसी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए इसको कैम्बियम भी कहते हैं। और ये जो है सरकमफेरेंस में ग्रोथ यानी गर्थ में ग्रोथ कराने के लिए जरूरी होता है। अब आगे देख के कह रहा है दे डिवाइडेड ओनली इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल शब्द रेडियस से संबंधित है यानी त्रिज्या से, तो त्रिज्यीय वृद्धि करता है यानी वृत्ताकार परिधि में सरकमफेरेंस में प्लांट के ग्रोथ कराता है। इंट्रास्टीलर और वैस्कुलर कैम्बियम रिंग फाउंड बाय इंट्राफैसिकुलर आल्सो कॉल्ड फैसिकुलर एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम को फेलोजन कहेंगे। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम। तो इस प्रकार के मेरिस्टम का ये एग्जाम्पल है। दीज मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो इस तरह के लेटरल मेरिस्टम पौधे की जड़ों और तने में यानी रूट और स्टेम में गिर्थ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से 4 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। तो ये कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है यानी अनावृत बीजी पौधे हैं उनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्टवुड होती है यानी लचीली मुलायम होती है। तो सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स इनको कहा जाता है। क्यों? इसमें क्या एब्सेंट होता है? तो जाइलम फाइबर नहीं प्रेजेंट होते। जैसे देखिए जब हम लोग छत डालते हैं तो छत में मोरम सीमेंट गिट्टी के साथ साथ में सरिया भी डाली जाती है। तो सरिया एक तरह से फाइबर का काम करती है, रेशे का।
जिसके कारण से हमारी छत ज़्यादा मजबूत होती है। इसी प्रकार पौधों में वुड को मजबूत करने के लिए, लकड़ी को मजबूत करने के लिए नेचर ने जाइलम फाइबर डाल दिए हैं। तो जाइलम फाइबर न होने के कारण जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है वो हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। इसलिए इनको सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है। तो 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो 5 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। देखिए जो क्वेश्चन है, जैसे 5वां क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इतना डिटेल में अब नहीं पूछा जाएगा। ये पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें जो दिए थे क्वेश्चन, इस वजह से इनको पूछा गया है। तो हम आपको ध्यान दिलाते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, अब उनको नहीं लिखा गया है। लेकिन समस्या इस बात की है कि मान लीजिए जिम्नोस्पर्म जब चैप्टर पढ़ा गया था तो हो सकता है वहाँ ये चीज़ें लिखी हों, तो ये बात क्लियर नहीं हो पाती। तो 100% गारंटी के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि मोटी मोटी भाषा में हमको थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को, एक बार जब एनसीईआरटी नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार जरूर मोटा मोटा पूरी एमटीजी को अंसाल को एक बार रीड करके जाना है। मान लीजिए आ गया क्वेश्चन तो क्या करेंगे, तो इसको ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो कंपेनियन सेल हमारी क्लोजली एसोसिएटेड मतलब सबसे नजदीक किसके है? तो कंपेनियन सेल सीब एलिमेंट से सबसे ज्यादा नजदीकी है और फ्लोएम में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। तो 6 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 का ए विकल्प करेक्ट है। कह रहा है कंपेनियन सेल इज ए टाइप ऑफ सेल फाउंड विद इन द फ्लोएम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो कंपेनियन सेल होती है ये फ्लावरिंग प्लांट में फ्लोएम के साथ पाई जाती है। ईच कंपेनियन सेल इज यूजुअली क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स। और प्रत्येक कंपेनियन सेल सीव एलिमेंट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है, यानी बहुत नजदीकी होती है, नजदीक किसके? सीव एलिमेंट के। दे रिमेन्स कनेक्टेड विद सीव सेल बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा, जैसे आप पिज्जा खाते हैं तो ब्रेड 2 होती हैं, ब्रेड उनके बीच में कुछ भर दिया जाता है, तो वैसे 2 चीज़ों को चिपकाने के लिए ये गोंद जैसी स्थिति में रहती है ये सेल, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा से जो है ये सीव सेल जो है कनेक्ट रहती है। दे हेल्प इन लोडिंग ऑफ फ्लोएम सीव सेल्स विद शुगर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या करती है सीव सेल? ये हेल्प करती है फ्लोएम के लोडिंग में, और इसमें लोड क्या होता है? शुगर लोड होता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे ट्रक में लाद करके कहीं दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है तो बोला जाता है इसको ट्रांसपोर्ट द्वारा। तो इसी प्रकार फ्लोएम के द्वारा लाद करके कोई चीज़ क्या शुगर लाद करके पौधे के अन्य भागों में भेजा जाता है पत्ती से, ताकि पौधे के सेल जीवित रहें। तो इस ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रक को चलने में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया। अगर इसमें ऊर्जा की ज़रूरत ना होती तो हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते। तो देखिए इतना डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन और उसका आंसर आप पढ़ लीजिए। अब नई एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है जितना दिया गया है। तो 6 का ए, केवल 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है कि कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएटेड होती है ब्लिज सीव एलिमेंट से। बात की और चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज।
तो कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है? तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट। अभी इसके पहले ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि सुक्रोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लोडिंग में जो है सीव कंपेनियन सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंपेनियन सेल को हिंदी में सहायक कोशिका कहते हैं। तो सहायक का मतलब ये सहायता करती है सुक्रोज के लोडिंग में, कहाँ? सीव एलिमेंट में, जो कि फ्लोएम का एक पार्ट है। तो 7 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इतना डिटेल आज एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो केवल आप लोग क्वेश्चन और उसका आंसर देखिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कंपेनियन सेल मूव शुगर एंड एमिनो एसिड इनटू एंड आउट ऑफ द सीव एलिमेंट। जो कंपेनियन सेल होती है हमारी, वो क्या करती है कि शुगर और अमीनो एसिड को अंदर और बाहर जाने में हेल्प करती है, कहाँ? सीव एलिमेंट से। अब आगे ज्यादा डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टम। नॉट नॉट नॉट, ध्यान दीजिए, कौन सा लेटरल मेरिस्टम नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 8 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। इंटर कैलरी मेरिस्टम हमारा लेटरल मेरिस्टम नहीं है। इंटर कैलरी मेरिस्टम हमारा लेटरल मेरिस्टम नहीं है। तो कुल मिला के इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ग्रास में जो ब्रांचेज निकलती थी, देख लेते हैं उसको फिर से। ये क्वेश्चन देखिए कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोविंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो ये हमारा लेटरल मेरिस्टम नहीं है। और देखिए ऑप्शन भी 2 दिए गए हैं लेटरल मेरिस्टम, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम हमारा लेटरल मेरिस्टम नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम हमारा लेटरल मेरिस्टम नहीं है। तो 8 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। मेरिस्टम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी इनटू लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो बॉडी जो प्लांट की है उसमें पोजीशन के हिसाब से किस स्थान पर किस स्थिति में पाया जा रहा है, उस हिसाब से मेरिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, अगल बगल मतलब परिधि में, सरकमफ्रेंस में पाया जाता है। एग्जाम्पल वैस्कुलर कैम्बियम, जिसको फैसिकुलर और फैसिकुलर एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, एंड कार्क कैम्बियम, जिसको फेलोजियन कहते हैं। तो ये हमारे लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम को लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम में बांटा गया है। तो 8 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इंटर कैलरी मेरिस्टम हमारा लेटरल मेरिस्टम नहीं है, क्योंकि मेरिस्टम को खुद ही 3 पार्ट में बांटा गया है, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी हमारा लेटरल नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्मार। तो एक बात ध्यान दीजिए, जाइलम का मतलब जल, फ्लोएम का मतलब फूड। तो फ्लोएम हमारा फूड को ले जाएगा, जाइलम हमारा जल को ले जाएगा। चूंकि पत्ती जड़ें यानी रूट मिट्टी से पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, तो रूट से पूरे प्लांट में पत्तियों तक जल का पहुंचाना, वाटर को पहुंचाना जाइलम का काम है। और पत्तियों में जो फूड बन रहा है, उस फूड को सब जगह पहुंचाना फ्लोएम का काम है। तो इसको ध्यान देना है। तो कह रहा है चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म में पूछ रहा है, यानी अनावृत बीजी में। तो 9 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है, ट्राइकीड्स। तो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जो जाइलम में है वो क्या है? ट्राइकीड्स है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने
क्वेश्चन पढ़ा था। तो 9 का डी देखिए, कह रहा है द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर ट्राइकिड्स। अब ज़्यादा ये डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये जिम्नोस्पर्म का नहीं है, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मोटा मोटा देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज काफ़ी हो गया है। अब ये चीज़ें जहाँ तक नहीं हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रो। तो कह रहा है कि फूड यानी खाने को उच्च पौधों में, उच्च पौधे कौन से हैं? हमारे आवृत बीजी पौधे हैं, जिनको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो उसमें फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन ले जाने का काम कौन करता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, फ्लोएम में हमारा सीव एलिमेंट पाया जाता था, और फ्लोएम ही हमने बताया कि फूड ले जाने का काम करता है, इसलिए सीव एलिमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 10 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो 10 का देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन ए कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। तो कह रहा है कि इंटरनोड का मतलब होता है, जैसे हमारा गन्ना है, तो गन्ना का जो पोर होता है उसमें ऊपर एक गांठ होती है, एक नीचे। तो जो गांठ है उसको नोड कहते हैं, और बीच में लंबा वाला भाग जिसको हम चूसते हैं, मिठास होती है, उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन ए कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। तो जो हमारा शुगर केन का वो इंटरनोड है जिसको हम चूसते हैं, देखा होगा आपने, गन्ने में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनकी चौड़ाई घटती चली जाती है। तो घटने का क्या कारण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके घटने का कारण इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो देखिए 11 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। इंटरनोड इन द पार्ट ऑफ ए प्लांट स्टेम दैट आकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज इंटरनोडल इन पोजीशन एंड इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ ग्रासेज एंड अदर मोनोकाटिलेडनस प्लांट। तो जितने भी प्लांट जैसे बांस है, घास है, या और भी मोनोकाटिलेडनस प्लांट है, जैसे हमारा गेहूं है, धान है, तो उसमें जो पोर होते हैं तो इनकी लंबाई में जो डिफरेंस होता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। अब ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल अब पूछा नहीं जाएगा। तो 11 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, बाकी में दिमाग लगा के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीप ट्यूब एलिमेंट इज। तो सीप ट्यूब एलिमेंट और वेसल में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, यानी कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो मिलती जुलती हैं, उन विशेषताओं को हमको बताना है। तो 12 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है वेसल और सी ट्यूब में। ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब अंदर खोखली होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सीप ट्यूब और वेसल में यही समानता है कि दोनों में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। तो 12 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 12 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। जाइलम वेसल आर हालो। जो जाइलम वेसल होती है वो हालो मतलब खोखली होती है। इलांगेटेड सेल्स विद ओपनिंग एंड पिटेड वॉल। इसकी जो सेल होती हैं वो इलांगेटेड यानी लंबी होती हैं, और इनके जो किनारे होते हैं वो ट्यूब जैसे, पाइप जैसे ओपन होते हैं यानी खुला होते हैं, और इनकी दीवार पिटेड यानी गड्ढेदार होती है। सेल्स वाल्स आर लिग्निफाइड। इनकी जो वाल में यानी दीवार में जो सेल पाई जाती हैं उनमें लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है।
एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन वेसल। जब मैच्योर हो जाती हैं यानी प्रौढ़ हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, तो उस समय इन सेल से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। सीप ट्यूब मेंबर्स आर लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक सेल ज्वाइंटेड एंड टू एंड। और जो सीप ट्यूब होती है हमारी, इसके मेंबर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंडर होते हैं, जैसे गैस बनाने वाला सिलेंडर इस तरह लंबे होते हैं। ट्यूब लाइक सेल, और ट्यूब लाइक इनकी सेल होती हैं, यानी जैसे कि पाइप की संरचना होती है। ज्वाइंटेड एंड टू एंड, और एंड टू एंड उनके लास्ट वाले पार्ट जुड़ जाते हैं टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूबुलर चैनल, और एक लंबी पाइप की लाइन बन जाती है जिसको हम सीप ट्यूब कहते हैं। सीप ट्यूब मेंबर्स पॉसेज स्पेशली सीप एरियाज ऑन द इंड वॉल्स कॉल्ड सीप प्लेट। और जो सीप ट्यूब वाले मेंबर हैं यानी जो पौधे हैं, उनमें एक स्पेशलाइज्ड सीप एरिया पाया जाता है जहां पर सीप प्लेट पाई जाती है। अब ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इतना पढ़ लिया इतना ही ज़्यादा है जितना ज़रूरत है। तो 12 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सीप ट्यूब और हमारा वेसल में इन्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, यानी मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो 12 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। कह रहा है जो रूट का एपिकल मेरिस्टेम है यानी टिप पर जो पाया जाता है, चोटी पर पाया जाता है, उसमें कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। तो देखिए पहले कह रहा है ओनली इन रेडिकल। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये हमारा जो एपेक्स में पाया जाता है टॉप में, वो रूट की भी टिप में पाया जाता है और सूट की टिप में भी पाया जाता है, यानी तने की ऊपरी पार्ट में पाया जाता है और जड़ के ऊपरी पार्ट में जहाँ वृद्धि होती है। तो ये गलत हो गया, ओनली लगा दिया। और रूट ओनली इन टैप रूट्स, यानी मूसला जड़ में केवल पाया जाता है, जैसे मूसला जड़ का मतलब मेन जड़ होती है, तो ये भी गलत हो गया, सारी जड़ों में पाया जाता है। ओनली इन एडवेंटिशियस रूट, ये भी गलत हो गया। तो इन ऑल द रूट्स, अगर ऑल द रूट और सूट लिखा होता तो भी ठीक था। तो इन ऑल द रूट्स, ऑल मतलब सारी रूट में पाया जाता है, चाहे वो टैप रूट हो यानी मूसला जड़ हो या एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ हो, सारी जड़ों में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। इसलिए 13 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक ग्रोविंग रीजन, जोन ऑफ इलांगेशन, रूट हेयर जोन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जो हमारी रूट होती है, जड़ होती है, उसमें कई पार्ट होते हैं। एक तो पहले सबसे ऊपर रूट कैप होता है, टोपी होती है, जैसे सर पे हम टोपी लगाते हैं कि हमारे सर की रक्षा हो सके, वैसे रूट के अगला भाग जहाँ पर वृद्धि होती है बहुत मुलायम होता है, तो नेचर ने वहाँ पर कैप लगा दिया, तो रूट कैप। फिर मेरिस्टेमेटिक ग्रोविंग रीजन होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक वृद्धि करने वाली भाग होता है। फिर जोन ऑफ इलांगेशन, जो वृद्धि कर गया यानी सेल बहुत सारी बन गई, फिर उनमें लंबाई में वृद्धि होती है, तो वृद्धि क्षेत्र के बाद लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र जोन ऑफ इलांगेशन होता है। फिर उसके बाद रूट हेयर जोन होता है, जहाँ पर जड़ में बाल निकले रहते हैं, रेशे निकले रहते हैं। फिर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। ये चीजें होती हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल इन पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये टर्मिनल पोजीशन पे होता है, यानी अग्रभाग में, और रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनल ग्रोथ, और पौधे की अग्रभाग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट ऑल रूट टिप एंड सूट टिप। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जड़ और तना इन दोनों के अग्रभाग में पाया जाता है। तो हमारे आंसर में केवल रूट टिप लिखा है,
हो सकता है कि आगे बदल करके रूट इन ऑल द रूट्स एंड शूट ट्रिप्स भी लिख सकता है। तो ध्यान देना है कि रूट और शूट दोनों के टिप पर यानी जड़ और तने के दोनों के अग्रभाग में पाया जाएगा। तो 13 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्लोरेन काइमा इज नोन टू डेवलप इन द। तो देखिए क्लोरेन काइमा शब्द जो है, क्लोरेन काइमा इज नोन टू डेवलप इन द। तो देखिए क्लोरेन शब्द जो है कुछ क्लोरोफिल से मिलता जुलता है। क्लोरोफिल जैसे हमारा नाम है वैसे क्लोरेन काइमा। तो क्लोरेन काइमा इज नोन टू डेवलप इन द स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मास। तो मास हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटा का जो कैप्सूल होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता थी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था। और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो चीज हमने पढ़ा था। तो ये जो स्पोर होता है मास का इस कैप्सूल जहाँ पे स्पोर पाए जाते हैं, तो ये क्लोरेन काइमा से डेवलप होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्लोरेन काइमा और एसिमिलेटरी पैरेनकाइमा, इसको एसिमिलेटरी पैरेनकाइमा भी कहते हैं। आर पैरेनकाइमेटस सेल्स दैट पासेज अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट इन देम। अबंडेंट का मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक जिसको हिंदी में बोलते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ए स्पोर कैप्सूल ऑफ मास कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो कैप्सूल होता है स्पोरोफाइटिक पोजीशन में, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक दो जनरेशन होती हैं मास के पौधे में, और ब्रायोफाइट का मेंबर है। तो फोटोसिंथेसिस किसमें क्षमता होती है? कैप्सूल में। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरेन काइमा सेल इन देम, क्योंकि इसमें क्लोरेन काइमा सेल पाई जाती हैं जिनका संबंध क्लोरोप्लास्ट से है, और क्लोरोप्लास्ट का संबंध फोटोसिंथेसिस से है। तो 14 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो कह रहा है द सेल्स ऑफ द क्वासेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो सबसे पहले हम क्वासेंट सेंटर के बारे में समझें। तो इसको प्रशांत एरिया कहा जाता है हिंदी में, यानी ये वो एरिया है जहां पर क्वासियंट शब्द क्वाइट से मिलकर के बना है। क्वाइट का मतलब शांत। तो जहां पर डिवीजन नहीं होता सेल का, उस एरिया को क्वासेंट सेंटर कहते हैं। तो देखिए 15 का बी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। जहां पर बहुत शांत एरिया है, यानी डिवीजन सेल का बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां का जो साइटोप्लाज्म होगा, यानी जीव द्रव्य होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म सेल से संबंधित है। तो कोशिका द्रव्य वो बहुत लाइट होता है, पतला, और न्यूक्लियाई यानी वहां के केंद्रक बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वहां पर मंद गति से डिवीजन होता है, तो इसलिए छोटे छोटे होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इन द एपिसेस ऑफ सम रूट्स देयर इज ए सेंट्रल रीजन ऑफ सेल्स व्हिच नॉर्मली डज नॉट डिवाइड। जनरली वो डिवाइड नहीं होता, अगर डिवाइड होगा भी तो बहुत कम मात्रा में। ऐसा एरिया पाया जाता है सम रूट में। एपिसेज ऑफ सम रूट यानी कुछ जड़ों के अग्रभाग में। एपिसेज शब्द एपेक्स से बना है, और एपेक्स का मतलब अग्रभाग होता है। तो देयर इज ए सेंट्रल रीजन ऑफ सेल्स विच नॉर्मली डज नॉट डिवाइड। तो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जनरली डिवाइड नहीं होती। दिस सेंट्रल इनएक्टिव रीजन वाज कॉल्ड क्वासेंट सेंटर बाय क्लोज। तो क्लोज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे एरिया को जो इनएक्टिव जैसे पढ़ा है, जहां डिवीजन जनरली नहीं होता, इसको क्वासेंट सेंटर का है। क्वासेंट का मतलब शांत, तो प्रशांत एरिया इसको बोलते। द सेल ऑफ दिस रीजन हैव लेसर अमाउंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए।
चूंकि यहाँ विभाजन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ डीएनए और आरएनए की मात्रा भी बहुत कम होती है। सो दे हैव स्मॉल न्यूक्लियाई। चूंकि डीएनए हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो जब डीएनए ही कम है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस छोटा होगा, ज़्यादा मात्रा रखने के लिए आकार बड़ा होगा, जब कम मात्रा में है तो आकार छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ के जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी केंद्रक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दीज सेल्स आल्सो हैव ए लोअर रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, तो जब आरएनए भी कम है तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का रेट भी बहुत कम होता है। माइटोकांड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर लेस डेवलप्ड। माइटोकांड्रिया चूंकि ऊर्जा का विद्युत ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, यानी सारे कार्य को अंजाम देने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो माइटोकांड्रिया से मिलती है कोशिका को यानी सेल को। तो जब सेल डिवीजन ही नहीं कर रही, शांत पड़ी है, तो जाहिर सी बात है उसे कम ऊर्जा की जरूरत है, तो माइटोकांड्रिया भी लेस डेवलप होगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस ही लो हो रही है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम डेवलप होती है। तो इस प्रकार से अब हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, इतना भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 15 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।